हाय गाइस, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। आज हम अपने क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के थर्ड लेक्चर को पढ़ने जा रहे हैं, जहां पर हम अभी तक देख चुके हैं कि यूरोप में किस तरीके से नेशनलिज्म धीरे धीरे इमर्ज हो रहा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का और फ्रेंच आर्मी का उसमें क्या हाथ है, नेपोलियनिक कोड क्या था, क्या फ़ायदे थे और क्या नुकसान थे, और लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन क्यों थे। ठीक है, इतना सब कुछ हम अभी तक देख चुके हैं। अब हम ये देखने वाले हैं कि जब नेपोलियन को हराया जाएगा, क्योंकि नेपोलियन से सारे लोग खुश नहीं हैं, है ना, उसको एक इन्वेडर की तरह देख रहे हैं। तो जब नेपोलियन को हराया जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, क्या उसके बाद दोबारा से मोनार्की रहेगी, डेमोक्रेसी जैसी सिचुएशन आएगी, या फिर कुछ और होगा। ठीक है, तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलो, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियोस को ज़रूर देखें। अगर आपको पसंद आते हैं तो लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। So we are going to start with this we have already covered. यहाँ से, ठीक है, क्योंकि पिछले लेक्चर हम देख चुके थे कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से लिबरलिज्म जो था वो क्या था और कैसे उसने नेशनलिज्म, पॉलिटिकल नेशनलिज्म को स्ट्रेंथन किया था। ठीक है, मतलब एक रोल प्ले किया था उसमें, राइट। चलो, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 में क्या कहा जाए, ऐसा कुछ तो होगा, तब तो हम यहाँ पर हेडिंग में ही 1815 को देख पा रहे। 1815 क्या है? दिस वॉज द ईयर व्हेन नेपोलियन वॉज डिफीटेड एट द बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक है, वाटरलू बैटल का नाम है जिसमें नेपोलियन को हराया गया। पर नेपोलियन को हरा कौन रहा है? नेपोलियन को हराने वाली होंगी कुछ पावर्स जो एक साथ आएंगी, क्योंकि उनको पता था कि नेपोलियन को हराना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमने नेपोलियन को सप्रेस नहीं किया या अगर हमने नेपोलियन को हराया नहीं, तो हमारे लिए एक ऐसी कंडीशन अराइज हो जाएगी जहाँ पर हमारी खुद की कंट्री के लोग हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे और फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसी कंडीशन हमारी कंट्री में भी इमर्ज हो सकती है, राइट। डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 स्टैब्लिश्ड कंजर्वेटिज्म अगेन। ठीक है, तो नेपोलियन की डेथ के बाद फाइनली क्या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ रहा है? कंजर्वेटिज्म। ठीक है, कंजर्वेटिज्म जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब होता है कि कंजर्वेटिव्स लोग जो होते हैं, है ना, वो ट्रेडिशंस को, पुराने कस्टम्स को, पुरानी आइडियोलॉजीज़ को, और जो एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है, मोनार्की जो है, उसको स्टैब्लिश करने में, उसको मेंटेन रखने में विश्वास करते हैं। ठीक है, मतलब पुरानी सभ्यताओं को, पुरानी चीज़ों को बचा कर रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं कंजर्वेटिव्स। ठीक है, और ये आइडियोलॉजी को बोलेंगे कंजर्वेटिज्म। ठीक है, ये चाहते थे कि दोबारा से किंग का रूल यहाँ पर स्टैब्लिश हो जाए, राइट। कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट स्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन किसको बोला जा रहा है? जैसे कि चर्च है, ठीक है, मोनार्की जो है, राइट, स्टेट सिस्टम जो है, ये सारे को क्या बोला जा रहा है? ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्कीज यानी कि एस्टेट सिस्टम जो सोशल डिवीजन बना हुआ है, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। ठीक है, क्योंकि ये मानते थे कि अगर आप कंजर्व नहीं करेंगे इन चीज़ों को तो सोसाइटी का एक बेस जो है वो हिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को सोसाइटी का बेस मानते थे। बट दे एक्सेप्टेड मॉडर्नाइजेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट बात, कंजर्वेटिज्म का मतलब ये नहीं था कि कुछ नया नहीं आने देंगे, बस उनका ये कहना था कि पुरानी चीज़ों को बचा कर रखो, राइट। लेकिन स्टिल दे एक्सेप्टेड मॉडर्नाइजेशन कुड स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की। कैसे? अगर आर्मी को मॉडर्नाइज करते हो तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा ना मोनार्की को स्ट्रॉन्ग करने में, ठीक है, या अपनी कंट्री की सिक्योरिटी, सेफ्टी को मेंटेन करने में, राइट। सो दे वर नॉट अगेंस्ट मॉडर्नाइजेशन, ये हमको ध्यान रखना ज़रूरी है। मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब जो एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन को फुलफिल कर पा रहा है, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सरसाइज कर रहा है। डायनेमिक इकोनॉमी, अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, इसको भी इन्होंने मॉडर्नाइजेशन के अंदर ही लिया है। एंड सर्फडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। क्यों? क्योंकि अब जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की हैं पूरे यूरोप में वो खतरे में है। क्यों? क्योंकि लोगों ने क्या देख लिया है? फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट। तो यहाँ पर ये क्या चाह रहे हैं कि अब अगर हमें अपनी एब्सोल्यूट मोनार्की जो है
ठीक है। ये ऑटोक्रेटिक मोनार्की जो है अगर उसको सेफ रखना है, अगर उसको बचाना है, तो हमें कंजर्वेटिज्म पर तो ध्यान देना ही है। साथ में हमें क्या ज़रूरी है कि हम धीरे धीरे करके मॉडर्नाइजेशन को अपनाते रहें, आइडियोलॉजीज़ के साथ छेड़छाड़ किए बगैर। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर, ठीक है, सॉरी, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर्स, यूरोपियन पावर मतलब जो उस समय यूरोप में पावरफुल कंट्रीज थी, कौन कौन सी? ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। ये रशिया और प्रशिया अलग अलग कंट्रीज हैं, राइट। ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेपोलियन को हराना पड़ेगा, राइट। दे डिफीटेड नेपोलियन, मेट एट वियना, वियना इज द नेम ऑफ अ प्लेस, टू ड्रू अप सेटलमेंट फॉर यूरोप। और वियना कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में, ठीक है। ऑस्ट्रिया इज अ कंट्री विच इज़ हैविंग अ प्लेस, आई गेस इट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, राइट। और यहाँ पर इन्होंने एक सेटलमेंट बनाया कि हम क्या करते हैं कि यूरोप के लिए एक पॉलिसी बनाते हैं जहाँ पर हम नेपोलियन को तो हरा रहे हैं, पर नेपोलियन को हराने के बाद रूल कैसे करेंगे, ठीक है, या जो एक पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो होगा वो कौन सा होगा। कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, ठीक है। यहाँ पर ड्यूक मेटरनिक या मेटरनिच भी बोल सकते हैं इसको। इन्होंने एक कांग्रेस यानी एक असेंबली बुलाई जिसको हेड किया किसने? ड्यूक मेटरनिच ने। और इस असेंबली का नाम या इस मीटिंग का नाम था ट्रीटी ऑफ वियना, मतलब यहाँ पर साइन की गई ट्रीटी ऑफ वियना। कब? 1815 में। ट्रीटी ऑफ वियना इम्पॉर्टेंट है, राइट। चलो अब देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ वियना है क्या और इम्पॉर्टेंट क्यों है। अनडूइंग द चेंजेस अकर्ड ड्यूरिंग नेपोलियन, ये इसका मेन मोटिव था। ट्रीटी ऑफ वियना का मेन मोटिव क्या था कि नेपोलियन ने जो जो चेंजेस किए, कैसे किए थे? थ्रू सिविल कोड और नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804, ठीक है। तो 1815 में जब ट्रीटी ऑफ वियना आएगी नेपोलियन को हराने के बाद, तो ये कोशिश करेगी कि जितने भी चेंजेस नेपोलियन ने किए थे, ऑल द रिफॉर्म्स डन बाय नेपोलियन मस्ट बी अनडूड, राइट। क्या करना है? उनको अनडू करना है, दोबारा से, मतलब पहले जैसा कर देना है। पहले जैसा करना था तो क्या उन्होंने क्या किया था? किंग को हटाया था, तो इन्होंने दोबारा से किंग को स्टैब्लिश कर दिया। इट मीन्स बर्बन डायनेस्टी वॉज अगेन रीस्टोर्ड, दोबारा से क्या आ गई? मोनार्की, ठीक है। लेकिन अगेन कंजर्वेटिज्म यहाँ पर स्पेसिफिक था। फ्रांस लॉस्ट टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, नेपोलियन क्योंकि एक इन्वेडर था तो उसके अंदर जितनी भी टेरिटरीज जीती थी फ्रांस ने वो सारी उसे वापस ले ली, ठीक है। क्यों? अगेन दे आर अनडूइंग द चेंजेस डन बाय नेपोलियन। स्टेप्स वर टेकन टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन एंड it was further decided that now we have to control the expansion of French, ठीक है। मतलब कि अब फ्रांस और ज़्यादा टेरिटरीज को अपने अंडर नहीं ले सकता, एनेक्स नहीं कर सकता, इवन इन्वेड भी नहीं कर सकता, राइट। टेरिटरीज वर गिवन टू प्रशिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया। जो टेरिटरीज यहाँ फ्रांस ने जीती थी पहले, जो उसे वापस ली गई, तो वो लेकर किसी को तो उसकी ओनरशिप दी जाएगी, तो किसको दी गई? प्रशिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया के बीच में बांट दिया गया उनको, ठीक है। Main intention was to restore monarchies overthrown by Napoleon and create new conservative order in Europe, जो कि था ऑटोक्रेसी, ठीक है। अगेन मेन इनका मोटिव ट्रीटी ऑफ वियना 1815 का यही था कि मोनार्की को दोबारा से क्या कर दिया जाए? रीस्टोर किया जाए और कंजर्वेटिज्म को सुप्रीम रखा जाए। अगेन सेंसरशिप लॉ दोबारा से ला दिए गए, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन मेमोरीज इंस्पायर्ड अदर रेवोल्यूशन। सेंसरशिप लॉज वगैरह सब कुछ लाने से क्या हुआ कि अगेन लोगों को एक चीज़ समझ में आने लगी कि अब हमारे पास दोबारा से लिबर्टी की तरफ मूव होने के लिए कुछ एक ऑप्शन बनाना ज़रूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो सेंसरशिप है तो लिबर्टी कहाँ है फिर? फ्रीडम कहाँ है फिर? अगर आपके बोलने के अधिकार को या इन्फॉर्मेशन शेयर करने के अधिकार को कोई व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है, बाइंड कर रहा है उसको, राइट। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था उसने बाकी कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया कि अब वो भी लिबर्टी के बारे में सोच सकते थे, ठीक है, अपनी अपनी कंट्रीज़ में। मेजर इश्यूज टेकन अप बाय लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ठीक है। एक लिबरल नेशनलिस्ट लोग जो थे, मतलब नेशनलिस्ट थे लेकिन लिबरल भी थे साथ में, मतलब वायलेंट तरीके से नहीं लड़ना चाहते थे, बट उनको चेंजेस तो चाहिए थे, फ्रीडम तो उनको, लिबर्टी तो उनको चाहिए थी, ठीक है। इनका एक ये कहना था कि भाई ठीक है न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर आया है
लेकिन इसमें ये जो आप मीडिया के या जो प्रेस के फ्रीडम के ऊपर कंट्रोल रख रहे हो, यानी सेंसरशिप जो रख रहे हो, ये सही नहीं है। अगेन, क्योंकि ऐसा करने से आप क्या कर रहे हो, आप लोगों के आइडियाज़ को, नेशनलिज्म के जो आइडियाज़ हैं या जो कॉमन आइडेंटिटी के आइडियाज़ हैं, उनको आप लोगों तक पहुंचाने से रोक रहे हो, रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, राइट। अब इसके बाद रेवोल्यूशनरीज जो थे, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हुआ और उसके बाद उसने बाकी कंट्रीज़ को भी इंस्पायर किया, तो हमें ये भी पढ़ना ज़रूरी है कि ये रेवोल्यूशनरीज कौन थे, ठीक है, और ये किस तरीके से काम कर रहे थे, मेथड्स क्या थे इनके रेवोल्यूशंस के, और कब कब रेवोल्यूशंस हमको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। आफ्टर 1815, ड्यू टू फियर ऑफ रिप्रेशन, लिबरल नेशनलिस्ट वेंट अंडरग्राउंड। ठीक है, लिबरल नेशनलिस्ट पहले से थे, है ना, जब हमने देखा था कि लिबरलाइजेशन आ रहा था पॉलिटिकल स्फीयर में भी और इकोनॉमिक स्फीयर में भी, ठीक है। लेकिन जैसे ही दोबारा से 1815 में आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन, कंजर्वेटिज्म वाज अगेन रीस्टोर्ड, मोनार्की वाज अगेन रीस्टोर्ड। तो यहाँ पर जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, इनको समझ में आया कि यार अब तो हमारे पावर्स कम होते चले जा रहे हैं, ठीक है, अब हमारा इन्फ्लुएंस भी कम होगा, सेंसरशिप भी आ गई है, तो ये थोड़े समय के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं, मतलब कि थोड़े समय के लिए ये पॉलिटिकली इनएक्टिव होने का प्रिटेंड करते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। सीक्रेट सोसाइटीज़ इमर्ज्ड, लेकिन काम करना बंद करेंगे क्या? नहीं, मैंने बोला प्रिटेंड करते हैं, मतलब काम तो ये एक्चुअली करेंगे लेकिन इन द फॉर्म ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज़। टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज, कमिटमेंट टू अपोज मोनार्की, और ये लोगों को, रेवोल्यूशनरीज को किस चीज़ के लिए ट्रेन कर रहे थे कि आपको हर हाल में ये याद रखना है कि हमें मोनार्कीज़ को अपोज करना है, ये हमारा कमिटमेंट होना चाहिए, है ना, हमारा मोटिव जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, भले हम अभी सबके सामने आकर काम नहीं कर सकते। स्टैब्लिश आफ्टर द वियना कांग्रेस एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, ठीक है। तो मोटिव वॉज वेरी मच क्लियर ऑफ द रेवोल्यूशनरीज। इटालियन रेवोल्यूशनरी ज्यूसेप मजीनी बिकेम मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी। ये सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी का नाम है, ठीक है। कार्बोनरी की जो सीक्रेट सोसाइटी थी उसके एक मेंबर कौन बनते हैं? मजीनी, ठीक है। और ये कहाँ के होते हैं? इटली के होते हैं बेसिकली। एंड वॉज सेंट टू एग्जाइल, एग्जाइल मीन्स प्रिजन और जेल, इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग रेवोल्यूशन इन लिगुरिया। लिगुरिया अगेन एक कंट्री है जहाँ पर इन्होंने क्या किया, रेवोल्यूशन को आग लगाई, मतलब रेवोल्यूशन को भड़काया, तो इनको जेल भेज दिया गया 1831 में। लेकिन अगेन ये जो मजीनी हुआ करते थे, ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, क्योंकि इनको लेकर उस समय जो मोनार्कियल सिस्टम था या जो कंजर्वेटिव्स थे, उनको एक चीज़ समझ में आती थी कि मजीनी क्योंकि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को, और मजीनी एक ऐसे रेवोल्यूशनरी है जो रोकने से रुकने वाले नहीं है, ठीक है। एग्जाइल भी भेज दोगे तो वापस आके दोबारा ये व्यक्ति वही काम करने वाला है, ठीक है। तो इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डेंजरस माना जाता था कंजर्वेटिज्म के लिए या मोनार्कियल सिस्टम के लिए, ठीक है। ही फाउंडेड 2 more सीक्रेट सोसाइटीज़, ठीक है, जिनके नाम थे यंग इटली, कहाँ पर चालू करी ने? मार्सिलिस में, और यंग यूरोपियन बर्ने, ये याद रखना ज़रूरी है। बिलीव दैट, कौन बिलीव करता था? मजीनी, राइट। मजीनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। मजीनी अपने आइडियाज़ को कैसे स्प्रेड कर रहे थे, क्या कहना चाहते थे कि भाई गॉड जो है उनका एक इंटेंशन है, उनका एक आइडिया है, और वो क्या है कि नेशंस जो हैं वो नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड है। मैनकाइंड यानी ह्यूमैनिटी की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि नेचुरल यूनिट्स हैं, यानी जो नेशंस हैं उनमें ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, ठीक है। और उनमें ह्यूमैनिटी कब होगी? जब आप लोगों को लिबर्टी दोगे, जब आप लोगों को फ्रीडम दोगे, है ना। अदरवाइज नेचुरल यूनिट कहाँ है? वो तो कोई कंट्रोल कर रहा है ना, डोमिनेट कर रहा है दूसरा व्यक्ति। His opposition to monarchy and vision of democratic republics frightened the conservatives, ठीक है। इनके आइडियाज़ इतने ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे, लोगों के बीच में स्प्रेड हो रहे थे कि कंजर्वेटिव्स इनसे डरने लग गए थे, ठीक है। अपने आप को मतलब कंजर्वेटिव्स को ऐसा लगने लगा था कि इस व्यक्ति से और इसके आइडियाज़ जितनी तेज़ी से फैल रहे हैं उससे हमारे कंजर्वेटिज्म को खतरा है, हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को इससे खतरा है। मेटरनिक ने क्या बोला था? मेटरनिक ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो मजीनी है ये मोस्ट डेंजरस एनिमी है हमारे सोशल ऑर्डर के। सोशल ऑर्डर मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हायरार्की, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस चले आ रहे थे और उनकी अथॉरिटी को जब लोग फॉलो कर रहे थे, राइट। अब हम देखते हैं कि रेवोल्यूशंस की कुछ एजेस थी। एजेस का मतलब क्या है? पीरियड थे, अलग अलग लेवल पर, अलग अलग समय पर
अलग अलग रेवोल्यूशंस हुए, राइट। 1830 से लेकर 1848 तक रेवोल्यूशंस हमारे बीच में हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखते हैं, एज कंजर्वेटिव्स ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर, कंसोलिडेट यानी इकट्ठा करना, ठीक है। कंजर्वेटिव्स लोग जो थे आफ्टर द डेथ ऑफ नेपोलियन, दे वर ट्राइंग टू कंट्रोल पावर, दे आर ट्राइंग टू गेन मोर एंड मोर पावर, है ना। लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विथ रेवोल्यूशन। अब ऐसे केसेस में नेशनलिज्म का आइडिया और लिबरलिज्म का आइडिया, दोनों आइडियाज़ कहाँ जा रहे हैं, रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का मोटिव एक ही है ना। नेशनलिज्म एक तरीका है लोगों का लिबर्टी या फ्रीडम को गेन करने का, ठीक है। और लिबर्टी और फ्रीडम को दिलाने के लिए लिबरलिज्म जो है वो एक मोटिवेशन की तरह काम करता है, ठीक है। Revolutions led by liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, educated लेकिन मिडिल क्लास है। और कौन से हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं हम उनको, एलाइट बोल रहे हैं, यानी मिडिल क्लास में भी जो थोड़े से वेल ऑफ है, जिनका अच्छा खासा सोसाइटल एक पोजीशन है, जिनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज की कमी नहीं है, जो गरीब नहीं है बेसिकली, ठीक है, उनको हमने यहाँ पर बोला एलाइट। तो इनमें कौन थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट में कौन आता था, प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क एंड मेंबर्स ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लास। कमर्शियल मिडिल क्लास किसको बोल रहे हैं, दोज हु वर ट्रेडर्स, हु वर इंडस्ट्रियलिस्ट और हु वर बिजनेसमैन, ठीक है, उनको हम कमर्शियल वर्किंग क्लास यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है, या कमर्शियल मिडिल क्लास बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो कमर्शियल मिडिल क्लास थी और साथ में ये जो आपके लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे, इन लोगों ने धीरे धीरे करके क्या किया, रेवोल्यूशंस को करना चालू किया। हमको पहली बार रेवोल्यूशन का जो एक पहला सीन देखने को मिलता है ना, पहला अपहीवल देखने को मिलता है, वो कहाँ देखने को मिलता है, फ्रांस में। कब, जुलाई 1830। बर्बन किंग वॉज रिप्लेस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। बर्बन किंग यानी पहले सिर्फ और सिर्फ मोनार्की चल रही थी, अब इसमें क्या ला दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन भी ला दिया गया कि भैया मोनार्क है, ठीक है, हम समझते हैं, है ना, मोनार्क है, मोनार्क रहेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन इट विल कंट्रोल द पावर ऑफ द किंग, इट विल पुट लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ द किंग, ठीक है। तो किंग मोनार्की तो रहेगी, लेकिन अपनी मनमर्जी से सारा कुछ काम नहीं कर सकता। विथ लुइस फिलिप एज इट्स हेड, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक मोनार्की बनाई जिसका हेड किसको रख दिया गया, लुइस फिलिप। मेटरनिक ने एक स्टेटमेंट दी, अगेन दूसरी स्टेटमेंट मेटरनिक की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको अपने आंसर्स में यूज़ करोगे तो बढ़िया इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि बहुत कोई एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं है, बहुत बार इसको यूज़ किया जा चुका है, ठीक है। क्या बोलते हैं कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। अगर हम इसको हिंदी में समझे तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी फ्रांस छींक लेता है, इसका मतलब क्या समझा जाता है कि पूरे यूरोप को सर्दी हो गई है, ठीक है। मतलब कि जो चीज़ फ्रांस में हुई उसकी जो इम्पैक्ट है या उसका जो प्रभाव है वो पूरे यूरोप में जाता है, ठीक है, और लोग उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में हुआ है तो पूरे यूरोप में भी रेवोल्यूशन की एक आग ज़रूर से लगेगी। जुलाई रेवोल्यूशन देखने को मिलता है हमको, यहाँ पर क्या होता है, बेल्जियम जो है वो यूनाइटेड किंगडम से सेपरेट हो जाता है, ठीक है। किससे सेपरेट होगा, यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ नीदरलैंड, राइट। नीदरलैंड्स क्या है, जहाँ पर जिसको आप बोलते हैं ना डच, जो आप बोलते हैं डच, क्या है, डच उन लोगों को बोलते हैं जो नीदरलैंड्स में रहते हैं, ठीक है, और वहाँ की भाषा को भी डच ही बोला जाता है। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमको देखने को मिलेगा, जिससे जो एजुकेटेड एलाइट पीपल हैं उनके बीच में नेशनलिस्ट फीलिंग आ जाएगी। अभी मिडिल क्लास के बीच में आ रही है, मतलब मिडिल क्लास के लोग जो है वो नेशनलिज्म को ज़्यादा फील कर पा रहे हैं। अब जो एलाइट पीपल हैं उनको भी ये चीज़ें फील होने लग जाएंगी कि हाँ यार ये चीज़ें ज़रूरी है, नेशनलिज्म ज़रूरी है, एक कॉमन आइडेंटिटी का होना ज़रूरी है। ग्रीस वॉज अ पार्ट, अच्छा देखो ये जो आपका ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों ये समझते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि ग्रीस जो था वो क्या था, ग्रीस अगेन एक कंट्री है यूरोप में, इट वॉज अ पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर किसका एम्पायर था, ओटोमन एम्पायर वॉज रूल्ड बाय मुस्लिम रूलर्स, या जिनको आप टर्क्स बोलते हैं, ठीक है, टर्किश रूलर्स जो थे उनके द्वारा रूल किया जा रहा था ओटोमन एम्पायर, ठीक है। और ओटोमन एम्पायर ने किसको अपना एक हिस्सा बना लिया था, किसको कॉन्क्यूर कर लिया था, ग्रीस को। 1821 में क्या होगा कि रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म बढ़ेगा, जिसके कारण वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चालू होगा,
ठीक है। रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, मतलब लिबरल नेशनलिज्म नहीं बोला जा रहा है, रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। नेशनलिज्म है लेकिन रेवोल्यूशन करने पर लोग उतर आए, मतलब नाउ दे आर रेडी टू यूज़ वायलेंट मेथड्स ऑल्सो। लेकिन लिबरल नेशनलिज्म बोल रहे हैं तो वो वायलेंस को यूज़ नहीं करना चाहते, लेकिन वो दूसरे तरीके से नेशनलिज्म को स्प्रेड करना चाहते हैं और अपने लिए राइट्स को और फ्रीडम और लिबर्टी को गेन करना चाहते हैं, ठीक है। पोइट्स एंड आर्टिस्ट लैंडेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्रेडल का मतलब क्या होता है? क्रेडल का मतलब होता है पालना, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, ग्रीस जो है ये पूरे यूरोपियन सिविलाइजेशन के लिए एक पालने के जैसा काम कर रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ से चीज़ें ओरिजिन हो रही हैं, बेस बता रहा है इसको, राइट। मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर। सी, मुस्लिम एम्पायर यानी ऑटोमन एम्पायर जो है, राइट। कौन रूल कर रहा है इनको? टर्क्स। इंग्लिश पोएट लॉर्ड ब्रायन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड वेंट टू फाइट इन द वॉर। और ये फीवर से 1824 में इनकी डेथ हो जाती है, लेकिन क्योंकि इनके जो पोइटिक वर्क्स थे उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस लोगों को पड़ता है, इसलिए हमको ये एक फैक्ट यहाँ पर बताया गया है। ट्रीटी ऑफ Treaty of Constantinople in 1832 recognized Greece as an independent nation। और फाइनली ग्रीस जब अपने इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करेगा ऑटोमन एम्पायर के साथ, मुस्लिम रूलर्स के साथ, तो इसको इंडिपेंडेंस मिलेगा और एक ट्रीटी करी जाएगी जिसका नाम होगा ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है? एक जगह का नाम है, ठीक है। कब होगी ये? 1832। दिस फैक्ट शुड बी रिमेंबर्ड, राइट। अब हमने कहाँ तक कहानी देख ली कि ग्रीस जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया है, ठीक। ये हमारे रेवोल्यूशंस को यहाँ पर ख़त्म करेगा। अब हम आगे ये देखेंगे कि आइडियोलॉजीज़ में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। मतलब कि किस तरीके से, देखो चैप्टर जो है वो कैसे काम कर रहा है यहाँ पर, कि हमको स्टोरी तो बताई जा रही है एक तरफ, दूसरी तरफ हम आइडियोलॉजीज़ को भी देख पा रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा स्टोरी ने हमको क्या बताया कि इकोनॉमी के एस्पेक्ट में भी कुछ कुछ चीज़ें चेंजेस हुई, ठीक है। ट्रेड बैरियर्स को कम किया गया, कस्टम ड्यूटीज़ को हटाया गया, फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश करी, तो ये तो क्या हो रहा है कहानी में वो बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम इकोनॉमिक लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं, जब हम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, जब हम नेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, है ना, हम रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, तो हम आइडियोलॉजीज़ को भी पढ़ रहे हैं। और आइडियोलॉजी और एक्चुअल स्टोरी लाइन में कनेक्शन क्या है? जैसी आइडियोलॉजी नेशन के ज़्यादातर लोग फॉलो करेंगे, जैसी आइडियोलॉजी नेशन के ज़्यादातर लोग फॉलो करेंगे, समझेंगे, वैसे ही एक्शंस वो लेंगे। बात समझ में आई है ना? आप आखिर वही काम करते हो जो आपकी आइडियोलॉजीज आपको करने के लिए अलाउ करती है, ठीक है। जिन चीज़ों पर, जिन वैल्यूज़ पर मैं भरोसा नहीं करती, क्या मैं उन वैल्यूज़ पर कोई काम करूँगी? नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि मेरी आइडियोलॉजीज़ अलाउ नहीं करती, ठीक है। तो आइडियोलॉजीज़ और स्टोरी लाइन, एक्शंस के ऊपर दोनों में बराबर कनेक्शन स्टैब्लिश्ड है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे नेशनलिज्म एक दूसरा मतलब एक दूसरा फॉर्म को गेन करेगा, है ना। रोमांटिसिज्म आएगा यहाँ पर, वो क्या है, नेशन को लोग कैसे देख रहे हैं, ठीक है, उसके साथ किस तरीके की इमोशनल फीलिंग्स को कनेक्ट कर रहे हैं और आगे कहानी कैसे बढ़ रही है, ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल नाउ वी हैव कवर्ड 3 लेक्चर्स, राइट। आगे के आई गेस 2 या 3 लेक्चर और होंगे जिसमें हम चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। अब तक अगर आपको चैप्टर में कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको समझ आ रहा है, ईजी हो रहा है आपके लिए हिस्ट्री पढ़ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों के साथ और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, राइट। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।